चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। सेशन को एंड तक देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सारे फैक्ट सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एंड तक सेशन में बने रहिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेगी? एप्लीकेशन पर। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट करो, वहां से आप पीडीएफ भी ले लीजिएगा और मॉक टेस्ट भी लगाइए, आपके काम आएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो कहां देखने को मिलेगा? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वियतनाम। इसके नए प्रेसिडेंट है टोलेम। आंसर सी, टोलेम। ये 5 साल के टेन्योर के लिए वियतनाम के प्रेसिडेंट बने। 2026 में इनको चुना गया है और 2031 तक ये अपने पद पर रहने वाले हैं। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ के रूप में तो काम करेंगे ही, वियतनाम के प्रेसिडेंट के रूप में भी ये काम करने वाले हैं। अभी वियतनाम में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जिसमें 99% वोट टोलेम को मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं ऐतिहासिक जीत है ये। इनके पहले लुओंग कुओंग ये वियतनाम के प्रेसिडेंट के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है टोलेम ने। वैसे टोलेम कुछ समय 2024 में भी प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त इनका कार्यकाल छोटा था। अब फाइनली 5 साल के टेन्योर के लिए टोलेम को वियतनाम का प्रेसिडेंट चुना गया है। अगर आप लोकेशन देखेंगे मैप पर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। इसकी नेबर कंट्रीज में चाइना, लाओस और कंबोडिया देखने को मिलता है, और पूर्व में यह टच होता है साउथ चाइना सी से। ठीक है, वियतनाम हनोई कैपिटल है। यहां पर करेंसी के रूप में वियतनामी डोंग ऑफिशियल करेंसी है। टोलेम हो जाते हैं यहां के प्रेसिडेंट, और इसका जो संसद है उसे नेशनल असेंबली के नाम से पुकारा जाता है। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। प्रेसिडेंट कौन बने? टोलेम। रिसेंटली कुछ समय में 2026 में स्पेशली अधिकतर जो पीएम और प्रेसिडेंट बने हैं उनकी हम यहां पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक देखने को मिलेगा। तो म्यांमार के प्रेसिडेंट को हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, मिन ऑन्ग हलांग। ये म्यांमार के प्रेसिडेंट बने। इंडिया की नेबर कंट्री है, तो याद रखना। मंगोलिया के पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया उचरल न्याम ओसोर को। थोड़ा सा अजीब नाम है, तो मंगोलिया के पीएम बने हैं उचरल नियाम ओसोर। इसके बाद नेपाल बालेंद्र शाह या बालेन शाह के नाम से इनको पुकारा जाता है, पीएम बने। बांग्लादेश में पीएम बने कौन? तारिक रहमान। जापान में पीएम सनाई तकाइची, एक बार पुनः इनकी नियुक्ति की गई है। यह जापान की पहली महिला पीएम है, तो यह है कौन? सनाई तकाइची। इनके बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर के रूप में अनुतिन चारनविराकुल को अपॉइंट किया गया। बारबाडोस में मिया अमोर मोटले को पीएम के रूप में लगातार तीसरी बार अपॉइंट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड के बने रॉब जेटन, इनकी हमने बात की थी। और गुयाना देश, इसके गिनी, इस देश के प्रेसिडेंट बने मामाडी डोम्बोया। तो ये गिनी के प्रेसिडेंट है, ये एक अफ्रीकी देश है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे प्रेसिडेंट और पीएम हैं जिनको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये रिसेंटली बने हैं कुछ मंथ में, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलेंगे। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर अब तक का ईयरली रिकॉर्ड बनाया है? तो यहां पर बात की जा रही है विंड पावर कैपेसिटी की। एक साल में इंडिया ने आज तक जो भी विंड पावर कैपेसिटी ऐड की है इंडिया की पावर कैपेसिटी में, उसमें इस साल एक रिकॉर्ड बना है सबसे ज्यादा विंड पावर कैपेसिटी को ऐड करने का। और ये जो कैपेसिटी ऐड की गई है वो 6.05 गीगावाट की है एक साल के अंदर। तो ये जो डेटा है ना, स्पेशली 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि अभी रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इसमें बताया गया कि इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमने आज तक की एक साल में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी को ऐड करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी जो जुड़ी है, ध्यान रखना ना, जो हमने जनरेट की है, वो 6.05 गीगावाट रही है।
पिछला जो रिकॉर्ड था ये 2016-17 में बना था, तब हमने 5.5 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया था, और अब ये बढ़कर कितनी ऐड हुई है, 6.05 गीगावाट की। ऑल ओवर अगर हम विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात करें ना, तो इंडिया चौथे नंबर पर आता है पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में। पहले स्थान पर है चाइना, सेकंड पर आता है यूएसए और तीसरे पर है जर्मनी। हम लगातार काम कर रहे हैं विंड एनर्जी कैपेसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी केवल विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम चौथे स्थान पर हैं। चाइना पहला, यूएसए दूसरा और जर्मनी तीसरा। अच्छा, इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, जो हमारी अभी पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, वो कितनी है, तो ये है 49 गीगावाट की। ये हमारी पवन ऊर्जा क्षमता है। ऑल ओवर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखते हैं ना, तो ये ऑल ओवर 250 गीगावाट की। ऑल ओवर एनर्जी कैपेसिटी देखिए, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हो, दोनों को कलेक्ट करें तो ये 500 गीगावाट तक हो जाएगी। लेकिन केवल रिन्यूएबल 250 गीगावाट, और इसमें भी विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो ये 49 गीगावाट है ऑलमोस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एफर्ट का ही रिजल्ट है कि हमने विंड एनर्जी कैपेसिटी में बढ़ोतरी की है, और इस बार तो रिकॉर्ड भी बना है हमारा। मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा कि 2030 तक हम 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य हासिल कर ले। अभी हमारी ऑल ओवर विद्युत उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट की है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी 250 गीगावाट है। तो हमारा लक्ष्य कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से ही 500 गीगावाट का लक्ष्य पूरा करें 2030 तक। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद जोशी। यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इसकी बात करें तो 1998 में स्थापित हुई थी, जो कि विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, और चेन्नई के तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो स्टेट है गुजरात, और सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। भारत में पहली विंड टरबाइन 1986 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में लगाई गई थी, और साथ ही साथ ओखा गुजरात में लगाई गई थी। ये इंडिया की पहली विंड टरबाइन मानी जाती है। तो ये बेसिक फैक्ट है कुछ ऐसे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, VGF स्कीम। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ताकि ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। अब ये क्या होता है, ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी क्या है, एसी विंड एनर्जी टरबाइन या फिर पवन चक्कियां जो कि समुद्र के किनारे या समुद्र में लगाई जाती है, इसे कहा जाता है ऑफशोर विंड एनर्जी। समुद्र किनारे या समुद्र के अंदर इनको स्थापित किया जाता है, वहां की हवा तेज होती है, शुद्ध होती है, तो बिजली अच्छी जनरेट होती है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए VGF स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। गुजरात और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में 1 गीगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे, 1 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी के ये प्रोजेक्ट होंगे। आगे, विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में विश्व नंबर 5 रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है, तो वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग, इसमें विश्व नंबर 5 रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है, जिनका नाम है रूपा बायोर। आंसर डी, रूपा बायोर। ये ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं इंडिया की, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से आती है। कहां से, अरुणाचल प्रदेश राज्य से, ताइक्वांडो प्लेयर। तो रूपा बायोर वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 5 रैंकिंग हासिल करने वाली इंडिया की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी। ये जिस कैटेगरी में स्पेशली खेलती है ना, वो है पोमसेई कैटेगरी। ये ताइक्वांडो की एक कैटेगरी होती है, हम आगे बात करेंगे इसको। इसमें क्या होता है कि सामने कोई विरोधी नहीं होता है, अपने आप में ही अलग अलग जो स्टेजेस होती है ताइक्वांडो की, जो भी उसके फॉर्म होते हैं अलग अलग, उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये पोमसेई कैटेगरी है, इसमें एशिया में नंबर 1 खिलाड़ी है। कौन, भारत की रूपा बायोर, अरुणाचल प्रदेश। और वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में ये नंबर 5 पर है। आज तक इस रैंकिंग तक पहुंचने वाली इंडिया की पहली खिलाड़ी।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूपा बायोर याद रखना, ये पूछी जा सकती है। 2026 में इंडिया ताइक्वांडो गाला अवार्ड में इनको बेस्ट ताइक्वांडो पोम्से प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि पोम्साई कैटेगरी में खेलती है। रूपा बायोर 2021 में वर्ल्ड रैंकिंग में 123 नंबर पर थी। लगातार इन्होंने काम किया, सुधारी रैंकिंग। 2023 में 12वें नंबर पर थी और अब 2026 में नंबर 5 तक आ गई है। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट है, आपको पता होना चाहिए। कोरिया से इसकी शुरुआत की गई थी। मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है अलग तरीके का। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, मुख्य प्रकार होते हैं। एक होते हैं स्पैरिंग या फाइट होती है, सामने कोई अपोनेंट होता है, दो खिलाड़ी आमने सामने होते हैं और किक और पंच से पॉइंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। और फिर एक पॉम्साई कैटेगरी जिसकी अभी हमने बात की, इसमें मूव्स को सही तरीके से शो किया जाता है, सही पोज, संतुलन और इनको दिखाया जाता है। सिंगल व्यक्ति होता है और अच्छे अच्छे मूव्स दिखाता है ताइक्वांडो के, और इस कैटेगरी में ही जानी जाती है रूपा बायोर। मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली यह बनी है भारत की गीतांजलि ओम प्रकाश। आंसर बी। गीतांजलि ओम प्रकाश की बात करें तो यह मूल रूप से भारत के पंजाब के अमृतसर के रहने वाली है। पंजाब के अमृतसर में एक डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रुप ऑफ आई इंस्टीट्यूट है, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो अभी इन्होंने मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक, जो कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड होते हैं, तो वैसे कि मिसेस मतलब जो विवाहित महिला है ना, वो यहां पर पार्टिसिपेट करती है। तो मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली इंडियन विमेन कौन बनी? गीतांजलि ओम प्रकाश। इजी। ये जो कंपटीशन है, जो सौंदर्य प्रतियोगिता है, मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसका आयोजन किया गया था। और कुछ टाइटल भी इनको दिए गए हैं, जैसे मिसेस एम्पावरमेंट। इसके अलावा मोस्ट एक्सोटिक नेशनल कॉस्ट्यूम का भी स्पेशल जो टाइटल है वो इनको सम्मानित किया गया है इन टाइटल से। टाइटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 सौंदर्य प्रतियोगिता किसने जीती? तो ये नाम आएगा गीतांजलि ओम प्रकाश का। कहां से है? पंजाब के अमृतसर से। और कंपटीशन कहां आयोजित किया गया था? मलेशिया के कुआलालंपुरम में। तो आपको बता दिया मैंने, इंटरनेशनल लेवल की सौंदर्य प्रतियोगिता है। शादीशुदा महिलाएं जो रहती है, विवाहित, वो यहां पर पार्टिसिपेट करती है। इंटरनेशनल पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन करवाता है, जो कि अलग अलग सौंदर्य प्रतियोगिता, जैसे मिस या मिसेस या टीन, है ना, मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस या फिर टीन लेवल पर जो कम एज के होते हैं उनमें आयोजित करवाते हैं। तो ये अलग अलग जो सौंदर्य प्रतियोगिता है उनका हर साल आयोजन करवाता है। तो इसी के तहत आयोजित किया गया था मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक। तो किसने जीता? गीतांजलि ओम प्रकाश ने। अच्छा, वैसे देखिए, वर्ल्ड में दो जो सौंदर्य प्रतियोगिता है सबसे इंपॉर्टेंट और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक होता है मिस वर्ल्ड और एक होता है मिस यूनिवर्स। इजी। अब यहां पर इंडियन जो कि कभी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बने, उनके बारे में यहां पर देख लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स का जब नाम आता है तो इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। फिर सन 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी और 2021 में हरनाज संधू ये बनी मिस यूनिवर्स आखिरी 2021 में। और फिर आते हैं मिस वर्ल्ड की तरफ। तो मिस वर्ल्ड में 1966 में पहली बार रीता फारिया ये बनी थी इंडिया की मिस वर्ल्ड। फिर आगे चलकर 1994 में ऐश्वर्या राय अभिनेत्री है। 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और फिर 2017 में मानुषी छिल्लर। ये सब क्या है? ये सब है मिस वर्ल्ड इंडिया से। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सप्पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एक बुक है जिसका नाम है सप्पर राम तपस्वी राजा। वैसे ये जो लाइन है ये हनुमान चालीसा की है, सप्पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा, है ना। तो इसी एक वर्ड से एक लाइन
पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सब पर राम तपस्वी राजा। इस बुक को लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री ने, और इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला के द्वारा। तो यहां पर एक फैक्ट यह भी मिलता है कि मणिपुर के वर्तमान में गवर्नर कौन, अजय कुमार भल्ला। तो इन्होंने नई दिल्ली में सब पर राम तपस्वी राजा नाम की बुक को लॉन्च किया। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है आशुतोष अग्निहोत्री को। यह कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में ये कार्यरत थे, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और बुक में जो रामायण है उनके अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर पोएटिक और कन्वर्सेशनल टच के साथ दिखाया गया है पाठकों के लिए, मतलब इंगेजिंग जो रामायण के पात्र है उन पर बेस्ड करके समाज के बारे में पोएट्री के माध्यम से इस बुक में प्रेजेंट किया गया है। तो इस बुक का नाम है सब पर राम तपस्वी राजा। लिखने का श्रेय दिया जाता है आशुतोष अग्निहोत्री को, और लॉन्च किसने किया है, मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने। कुछ समय में जो बुक्स अलग अलग लॉन्च की गई, वैसे तो हमने इनको पढ़ा है लेकिन यहां पर एक बार इन पर नजर डालिए। पहली है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इस बुक की हमने बात की थी, ये कैलाश सत्यार्थी की बुक है, नोबेल प्राइज विनर, नोबेल पीस प्राइज 2014 में इनको दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को, इंडियन। तो इनकी बुक रिसेंटली लॉन्च की गई थी कुछ समय पहले। अनलाइकली पैराडाइज, इस बुक को संजय राउत ने लिखा है। फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशंस सिंबल्स, इस बुक को लिखा है टीएम कृष्णा ने। ये सारी बुक हमने पढ़ी है। टाइड्स ऑफ टाइम, इंडियाज हिस्ट्री थ्रो मुरल्स इन पार्लियामेंट, इसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर और ई माटी कथा कहे, इन बुक को लिखा है विश्वभूषण हरिचंदन ने, दोनों को। द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, डॉक्टर शशि थरूर की बुक है, कांग्रेस लीडर है। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इस बुक को धीरज काकड़िया ने लिखा है। और रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन, इस बुक को लिखा है नवीन कुंडू ने। तो ये बुक है जो कि 2026 में रिलीज की गई है अलग अलग समय पर। इनको हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब दिक्कत ये है कि सर ये एक बार में याद नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक बार में पढ़ के आपको ये समझ नहीं आएगा, ये ध्यान नहीं पड़ेगा और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करोगे। तो आपके लिए इजी है कि आप करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको ईयरली करंट अफेयर की ई बुक मिल जाएगी अपडेटेड, ओके। वहां पर आपको एक एक फैक्ट, पूरे ईयर का जो करंट अफेयर है ना, वो फैक्ट वाइज भी मिल जाएगा आपको। वहां पर टेस्ट, क्विज और ईयरली ई बुक में वन लाइनर भी मिल जाएंगे। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, वो आपके काफी काम आएगी। देखिए, करंट अफेयर के लिए अलग अलग चैनल्स पे भटक कर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटक कर यहाँ से ये कलेक्ट कर ले, वहां से वो कलेक्ट कर ले, ये काफी हेक्टिक है आपके लिए। और यहाँ ऐसे क्या होता है, टुकड़ों में करंट अफेयर को तैयार करने में भी आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपके लिए इजी सोल्यूशन में बता देता हूं, करंट अफेयर का वन स्टॉप सोल्यूशन पैकेज को ज्वाइन करो। ये मैं आपको काफी समय से बता रहा हूं, इसकी पावर को समझो आप। यहां पर आपको पूरा करंट अफेयर मिलेगा, बस इसको फॉलो कर लो और डेली करंट अफेयर को फॉलो कर लो। इसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। 50+ आपको ई बुक मिल जाएगी मंथली, ईयरली। 2024 से करंट अफेयर पूरा इंक्लूड किया गया है। 99 रुपीज इसका प्राइस है, पता है आपको। एक महीने में 10 रुपए से भी कम आपको इसका प्राइस पड़ेगा। काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, काफी परेशान हो रहे थे स्टूडेंट कि सर करंट अफेयर को हम अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, कौन सा फॉलो करें, कहां से देखें, टेस्ट कहां लगाए, क्विज कहां लगाए। तो आप सभी के लिए हमने सबको इसी में इंक्लूड कर दिया। आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल हैंडेड आप यहीं से पूरा करंट अफेयर अपना तैयार कर लोगे। दिसंबर 2026 तक के लिए आपको वन शॉट यहां पर मिल जाएगा करंट अफेयर। जितनी भी मैराथन क्लासेस है सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, जितने भी टेस्ट, क्विज, टॉपिक वाइज करंट अफेयर आएंगे, सबकी सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बस डेली करंट अफेयर वॉच करो, इस करंट अफेयर पैकेज को ज्वाइन करो। इसके बाद करंट अफेयर की आपकी जो हेडेक है वो पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट, क्विज 500 से ज्यादा है, लगाओ, रिवाइज करो, परफॉर्मेंस को चेक करो, ये आपको काफी मदद करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करो, डायरेक्ट इसको ज्वाइन करो। ईयरली करंट अफेयर ई बुक मिल जाएगी, वहीं पर आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा ईयरली करंट अफेयर की ई बुक में,
है ना, पूरा सीक्वेंस से जमा रखा है, सब एक बार में पढ़ो, आराम से बुक लो, पढ़ो उसको, नोट्स बनाओ और इजीली करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में यहां से आपका फिर बाहर नहीं जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना इसको। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक संसद सदस्य कौन बनी है जिन्होंने राज्यसभा में शपथ ली है? तो भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक संसद सदस्य ये बनी है मेनका गुरुस्वामी। समलैंगिक पार्लियामेंट्री मेंबर या पार्लियामेंट मेंबर बनी है समलैंगिक, ठीक है, खुले तौर पर एक्सेप्ट किया है इन्होंने। तो सीनियर एडवोकेट है मेनका गुरुस्वामी। 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली है। मेनका गोस्वामी ये ममता बनर्जी की जो टीएमसी है ना, उसके टिकट से वेस्ट बंगाल से आई है राज्यसभा में, तो राज्यसभा की मेंबर बनी है, पहली समलैंगिक। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है, यहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है। सुप्रीम कोर्ट में जो सेक्शन 377 इंडियन पेनल कोड का जो धारा 377 था, जिसमें समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था, उसके खिलाफ इन्होंने जो पिटिशन थी ना, उसकी जो पिटिशनर्स थे उनकी वकील थी। तो एक लैंडमार्क जजमेंट आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, और सेक्शन 377 को, जो कि पहले अपराध था समलैंगिकता, उसको अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था कि समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। तो यह 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसके बाद अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। और बहुत ही इन्होंने अलग अलग, जैसे LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके लिए काफी आवाज उठाई है इन्होंने, उनके अधिकारों को भी मान्यता मिलने में काफी मदद मिली थी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद। तो इसमें काफी अच्छा योगदान दिया है मेनका गुरुस्वामी ने, जो कि राज्यसभा की पहली समलैंगिक पार्लियामेंट्री मेंबर बनी है, टीएमसी के टिकट से। कहां से? वेस्ट बंगाल से। आगे चलिए, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा रायसेन में। रायसेन मध्य प्रदेश का एक जिला है, यहां पर 11 से लेकर 13 अप्रैल 2026 तक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा आयोजित किया जाएगा उन्नत कृषि महोत्सव। कब से कब तक? 11 से लेकर 13 अप्रैल तक। तो इसका नेतृत्व भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कर रहे हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान है। ये मध्य प्रदेश से ही आते हैं, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में ही उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में खेती में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके, किसानों को नई टेक्नोलॉजी सीखने में मदद मिले, मॉडर्न फार्मिंग के तरीके किसान सीख पाए। इसके लिए यहां पर अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी उनको बताई जाएगी। 300 स्टॉल्स लगाए जाएंगे जहां पर ड्रोन, AI और जो फार्मिंग की नई नई टेक्नोलॉजी है उनके बारे में यहां पर डेमो दिया जाएगा, ताकि किसान उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करे, अपने खेती में उसे अप्लाई करे, और जिससे उनकी इनकम बढ़े और भारत में खाद्यान्न में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो इसीलिए उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? 11 से लेकर 13 अप्रैल तक। तो इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर की बात की गई है, तो यह है भुवनेश्वर कुमार। फास्ट बॉलर, पहले 200 विकेट, ठीक है ना। अभी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो मैच हुआ था, उसमें भुवनेश्वर कुमार ने यह उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल 2026 में ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के प्लेयर है भुवनेश्वर कुमार। तो पहले फास्ट बॉलर है जिन्होंने 200 विकेट कंप्लीट किए हैं आईपीएल में। अब आईपीएल में आपको पता है एक और खिलाड़ी है जिन्होंने इनसे पहले 200 विकेट लिए, लेकिन वो स्पिनर है। ये है युजवेंद्र चहल, 224 विकेट ये पूरे कर चुके हैं, लेकिन ये स्पिनर है। यहां पर बात हो रही है फास्ट बॉलर की, तो ये भुवनेश्वर कुमार है। इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है भुवनेश्वर कुमार के नाम। आईपीएल में लगातार 2 साल 2016 और 2017 में इनको पर्पल कैप दी गई है सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। पर्पल कैप आईपीएल में जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको दी जाती। तो लगातार 2 साल मिली है भुवनेश्वर कुमार को। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के प्लेयर हैं। तो युजवेंद्र चहल, इनके 223 विकेट है सबसे ज्यादा, लेकिन ये स्पिनर है।
सेकंड पर आते हैं भुवनेश्वर कुमार, 202 विकेट इनके कंप्लीट हो गए हैं। मेरठ यूपी से आते हैं, आईपीएल डेब्यू इनका हुआ था 2011 में, इंटरनेशनल डेब्यू 2012 में हुआ था, काफी मैच खेले इन्होंने, 2 साल कंटिन्यू पर्पल कैप इनका एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा के गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी। राज्य में फूड सिक्योरिटी को मजबूत करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जो भी लाभार्थी है उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल दिए जाएंगे। जो भी लाभार्थी है, ये देखिए, जो जिनके पास राशन कार्ड है ना, जो पीडीएस सिस्टम से पहले से अनाज ले रहे हैं, उनसे अलग ये खाद्यान्न दिया जाएगा, 5 किलो एक्स्ट्रा राइस दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को ओडिशा में लागू किया गया है। राज्य के 1 करोड़ परिवार में लगभग 3.25 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा, जो पहले से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत आते हैं, उनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में आया था, जिसके तहत पीडीएस के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो अनाज दिया जाता है उससे अलग ही अनाज दिया जाएगा, 5 किलोग्राम राइस। टोटल योजना का वार्षिक बजट रखा गया है 2026-27 के लिए 8,813 करोड़ रुपए, और मंथली जो बजट आएगा वो 734 करोड़ रुपए का आएगा। पूरी जो राशि है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इसको बियर करेगा। पीडीएस के सबसे बड़े स्टेट फंडेड एक्सपेंशंस में से एक ये स्कीम है। मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत नेशनल लेवल पर तो दिया ही जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसी स्कीम का एक स्टेट फंडेड एक्सपेंशन इसको माना जा सकता है इंडिया में सबसे बड़ा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना तो ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है। इजी, आपको यहां पर पीडीएस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था और इसके तहत गरीबों को अनाज का अधिकार मिला था, और इसी के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फूड सिक्योरिटी दी जाती है गरीब लोगों को। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थित है जिसने हाल ही में क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है आपके लिए, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक, मतलब बोले तो समझने में थोड़ा सा इसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्रिटिकलिटी क्या होती है या फिर ये है क्या? तो पहले तो हम आंसर लेते हैं, फिर समझेंगे आगे कि क्या प्रोसेस है या क्या चीज है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, जिसने हाल ही में क्रिटिकलिटी प्राप्त की है, यह बन गया है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां पर है? तमिलनाडु में। यह भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो कि पहली बार क्रिटिकलिटी तक पहुंच गया है। देखिए, भारत में यह 3 स्टेप न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक अहम हिस्सा है जो कि पहली बार हमने अचीव किया है। इससे क्या होगा कि अभी तक जो आपको पता है, न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए जो आपको एटम चाहिए या फिर जो चीज चाहिए वो क्या है? यूरेनियम है। लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के बाद थोरियम से भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, थोरियम का यूज कर पाएंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे? इसको समझिए। देखो, क्या हो रहा था कि 1980 से इस पे काम चल रहा था, 2003 के बाद इसमें तेजी आई, हम लगातार हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। अब फाइनली 2026 में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में है, 500 मेगावाट का, ये पहली बार क्रिटिकलिटी तक पहुंच गया है। मतलब क्रिटिकलिटी वो कंडीशन है जब किसी एक पदार्थ से उसका यूज करके उससे ज्यादा जितना ऊर्जा पहले यूज की गई है उससे ज्यादा उसका यूज करने के बाद ऊर्जा प्रोड्यूस की जा सके। आगे समझ में आएगा आपको। तो इंडिया, अभी तक रशिया के पास ही ये टेक्नोलॉजी थी। रशिया के बाद इंडिया दूसरा ऐसा देश है जिसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाने के लिए क्रिटिकलिटी को कंप्लीट किया है। ओके, तो थोरियम आधारित ऊर्जा के भविष्य की ओर एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, इसको समझो।
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कैसे काम करता है? एक न्यूक्लियर मशीन है जो कि बिजली बनाती है, साथ ही साथ ये नया फ्यूल भी तैयार करती है। बिजली बनाई, नया फ्यूल जो तैयार होगा वो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम, ठीक है। सेकेंड स्टेज है ये। अब क्या होता है कि थर्ड स्टेज में प्लूटोनियम और थोरियम का यूज करके यूरेनियम का निर्माण किया जाता है, यूरेनियम 233 बनाया जाता है, 233, और फिर इससे आगे न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक प्रोसेस है जिसमें सेकेंड जो हमारा पार्ट है ना, क्रिटिकलिटी, ये अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, इसको इस बार हमने ब्रेक किया। मतलब जो पिछला जो एटम या सब्सटेंस है उससे उसका यूज करके उससे एनर्जी बना के हमने और इतना ज्यादा एक फ्यूल तैयार किया जिससे हम आगे और ज्यादा एनर्जी बना पाएंगे। तो जो क्रिटिकलिटी से निकला वो क्या है? प्लूटोनियम। तो जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर है ना, ये रिएक्टर पहले प्लूटोनियम बनाता है, फिर उस प्लूटोनियम की मदद से थोरियम को बदलकर यूरेनियम 233 का निर्माण करता है। ये थर्ड स्टेज है। और फिर यूरेनियम 233 का यूज करके आगे हम फिर फ्यूल बना सकते हैं या फिर एनर्जी के रूप में हम नई एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है, जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर है प्लूटोनियम बनाता है, प्लूटोनियम और थोरियम मिलाकर एक नया फ्यूल बनाया जाता है जो कि है यूरेनियम 233, और फिर ये भविष्य में बिजली के रूप में काम करेगा, एटॉमिक एनर्जी के रूप में काम करेगा। तो आई होप इजीली आप समझ पाए होंगे। तो यहां पर कल्पक्कम न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां पर है, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। ओके, तो यहां पर 8 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। लास्ट डे के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेना। लास्ट डे के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा जारी डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये कौन है? इंडिया। रोंगाली बिहू त्योहार कहां मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार भारत में सबसे उच्च रैंक वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हाल ही में ब्लैक बग री इंट्रोडक्शन कार्यक्रम किस वन्यजीव अभ्यारण्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है किसने? बरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने। प्रोजेक्ट चेतक का 47वां फाउंडेशन डे बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। प्रोजेक्ट चेतक किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है BRO के द्वारा। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में कौन सा देश मेडल टैली में पहले स्थान पर है? तो यह है इंडिया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया? तो यह हो जाएगा कर्नाटका। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड होमबाउंड को दिया गया। और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मणि कुमार छेत्री का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो ये हृदय रोग विशेषज्ञ थे, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये हमारे कल के करंट अफेयर। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 3 फरवरी 1928। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, और आरएसएस की स्थापना की गई थी 1925 में, 27 सितंबर 1925। तो ये कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी के बने हैं, कौन सी मृदा के बने हैं? कोको चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में स्थित है? तीनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उसको ज्वाइन करो। आपके करंट अफेयर के लिए वो वन स्टॉप सॉल्यूशन, नाम ही उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।